ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसके अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में हम देख रहे थे, और उसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे बेटा जी क्या होता है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होता है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होता है, इसलिए तो हम वही लोगों के लिए बनाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए नहीं बनाता है। इससे क्या होगा, डेप्रिवेशन होगा। इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी ग्रो होगी, लेकिन सामने क्या सोशल वेलफेयर होगा, सोशल वेलफेयर नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। क्या बोलेंगे, ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस को ही मेंटेन करने का रह जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसके अंदर क्या होता है, सोशलिस्ट या तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर मेन रोल किसका आता है, गवर्नमेंट का होता है, जिसको हम पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। तो सब कुछ क्या बिकेगा, कितना बिकेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी, ऑल थिंग विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। मेन फंक्शन कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। अब गवर्नमेंट जब फंक्शन करता है तो एवरीथिंग ओन कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय कौन होगा, गवर्नमेंट होगा। ओन कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय कौन होगा, गवर्नमेंट होगा। यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाने का नहीं होगा, सोशल वेलफेयर करने का होगा। किसका, सोशल वेलफेयर करने का होगा। कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस दी जाएगी कि आप क्या चाहते हो। गवर्नमेंट देखेगी एज अ होल इकोनॉमी क्या चाहती है, वही चीज का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे जीडीपी बढ़ती है क्या, हाँ सर जीडीपी बढ़ती है, लेकिन स्लो रेट से बढ़ती है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, सोशल वेलफेयर भी होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी के। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे को एग्जिस्टेंस ऑफ दोनों देखने को मिलता है, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। मतलब जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी दोनों मिलकर काम करते हैं, उसी को बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि तुम जो बना सकते हो बनाओ, तुम जो चीज नहीं बना पाओगे, जहां पे तुम लोग लेक करोगे, वहां पे मैं उस चीज को सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे सेंट्रल क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड देगी और उसके बाद खुद भी काम करेगी। तो यहाँ पे जो भी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज होता है, दैट प्राइवेट सेक्टर फेल टू डू सो, वहां पे गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसी को बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, और हमारा इंडिया भी इसी को अडॉप्ट करता है। ओके, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। ये 5-10 मिनट के लिए स्किप करता है, इसको आता हूँ लास्ट नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट का रोल क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा। तो हमारे जो एडम स्मिथ भाई साहब थे, कौन थे, एडम स्मिथ भाई साहब, इसने बताया, इसने बोला कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, क्या कौन सी बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ अ नेशन एंड द इंक्वायरी इनटू द कॉज एंड वेल्थ ऑफ अ नेशन के बारे में लिखा था, और वो बुक लिखी थी 1776। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 के अंदर देखा था। ठीक है। ये एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में भी बोला जाता है। ये भाई साहब ने क्या बोला, इस भाई साहब का ओपिनियन गवर्नमेंट को लेके क्या था, इस भाई साहब का ओपिनियन गवर्नमेंट को लेके था कि गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए, उसका रोल एकदम लिमिटेड होना चाहिए। बेसिकली वो बोलता है कि फ्री मार्केट देना चाहिए, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। गवर्नमेंट को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके एरिया में काम करना चाहिए, डिफेंस के सेक्टर में। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करनी चाहिए, जस्टिस वगैरह, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टीज, मतलब लॉ एंड ऑर्डर चला, प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टीज करो। आप वो चीजें बनाओ जो पब्लिक वो के लिए वेलफेयर के लिए काम करती है, मतलब रोड्स, ब्रिज, कैनाल्स, हार्बर, पोस्टल सिस्टम। आप प्रॉफिट से जो ऐसे एरिया जहां पे एक इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता, जैसे कि बहुत ज्यादा रिस्की जो बिजनेस होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, वो जो बिजनेस वो कोई नहीं करा, उसको कौन करेगा, उसको करेगा हमारा प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल कैसा हो गया, रोड्स, ब्रिज, कैनाल, हार्बर एंड पोस्टल सिस्टम वगैरह बनाना, जिसको प्राइवेट सेक्टर बना नहीं सकता। मतलब बेसिकली ये क्या बोलता है, बेसिकली भाई साहब जी बोलते हैं, कौन, हमारे एडम स्मिथ जी। एडम स्मिथ जी बोलते हैं कि गवर्नमेंट का रोल डिफेंस सेक्टर के लिए, जस्टिस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एंड ऐसे कोई काम जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम में होता है, वही काम करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आता है 1930 का द ग्रेट डिप्रेशन, और ग्रेट डिप्रेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स को जो हमने फ्री इकोनॉमी दी थी, जो मार्केट, फ्री मार्केट प्ले दिया था, उनकी हालत हो गई एकदम खराब। लोगों के पास रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, जीडीपी नहीं है। और तब जाके हमको मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट की वैल्यू क्या है, गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, फिर हमको मालूम पड़ता है। फिर क्या होता है, फिर हम गवर्नमेंट को बोलते हैं, गवर्नमेंट हमसे नहीं हो पाएगा, आप आओ और इस कंट्री को संभालो। और फिर क्या होता है, गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट आके हमारी कंट्री को बचाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे 1930 के द ग्रेट डिप्रेशन के बाद हमको गवर्नमेंट का रोल की, गवर्नमेंट की अहमियत की, गवर्नमेंट की मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट तुम क्या इंपॉर्टेंट रखते हो। आज मेरे को फील हो रहा है जो चीज इंसान के पास नहीं होती है ना, उसके जाने के बाद ही मालूम पड़ता है कि उसकी वैल्यू क्या है। और यही चीज हमको फील हुआ द ग्रेट डिप्रेशन के बाद। फिर गवर्नमेंट का रोल बदला और गवर्नमेंट क्या करने लगी, इंटरवेंशन करने लगी। और इसके लिए हमें यहाँ पे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। और यही चीज को ध्यान में रख के हमारे रिचर्ड मसग्रेव ने बोला कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट बहुत रोल प्ले करती है, अच्छा रोल प्ले करती है। और बेसिकली इसने बोला कि गवर्नमेंट का जो रोल होता है रिसोर्स अलोकेशन के लिए होता है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, एंड मैक्रो स्टेबलाइजेशन के लिए होता है। अब बेटा जी ये क्या होता है, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में अभी हम आगे आने वाले 20-25 मिनट पढ़ेंगे। आपको खाली अभी शॉर्ट समरी याद रखना है कि बेसिकली अलोकेशन, रिसोर्स अलोकेशन का मतलब इफिशियंसी को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब अमीरों से पैसा लेना, गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। एंड स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन ना है। चलो अब ये पूरे 3 टॉपिक हम नीचे पढ़ने वाले हैं। अलोकेशन फंक्शन, अलोकेशन फंक्शन क्या बोलता है, अलोकेशन फंक्शन बोलता है कि भाई देखो सुनो सुनो, यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। हाँ जी, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था और यूनिट नंबर 1 के अंदर वहां पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था सर एक बार क्विक रिवीजन करवाता हूं। क्या पढ़ा था कि हमारे जो वॉन्ट्स होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। हाँ जी, अनलिमिटेड होती है। और ये क्या होती है, रिकरिंग नेचर की होती है, रिकरिंग नेचर की होती है। हाँ जी, एक बार सेटिस्फाई होती है, दूसरी होती है, तो वो अनलिमिटेड होती है, रिकरिंग नेचर की होती है। और उसके सामने हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं क्या होते हैं, रिसोर्सेस। हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्कार्स होते हैं, स्कार्स होते हैं। हाँ जी, स्कार्स होते हैं। और ये क्या होता है, ये स्कार्स कैसे होते हैं, रिलेटिवली स्कार्स होते हैं। क्या होता है, रिलेटिवली स्कार्स होते हैं। हाँ जी, ये रिलेटिवली स्कार्स होंगे। और दूसरा क्या होता है बेटा, ये हमारी इसका क्या होता है, इसका अल्टरनेट 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 यूज होता है। रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज होता है। हाँ सर, जैसे कि मनी को हमको स्पेंड करना तो उसका अल्टरनेट यूज है। हाँ, हमको भूख लगी है, ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, उसके लिए टोटल हमको कितने चाहिए, 1000। लेकिन हमारे पास मनी कितने, 300। अब मैं इस 300 से सारी वांट को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मेरी कुछ वांट्स को सेटिस्फाई करूंगा और कुछ वांट्स को रिजेक्ट करूंगा। और क्या करूंगा, इस पैसे को ऐसे यूटिलाइज करूंगा कि उससे मुझको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ये ऐसा ही होता है जी, हाँ जी ऐसे ही होता है। अब ये क्या होगा, ये एक स्टडी है, ये क्या है, एक स्टडी है कि ये किसकी स्टडी, ये एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। किसकी स्टडी है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। एक ह्यूमन बिहेवियर जिसकी वांट्स अनलिमिटेड होती है, रिकरिंग नेचर की होती है, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, स्कैर्स होते हैं, और लेकिन उसका अल्टरनेट यूज होता है। इसलिए वो क्या करता है, चॉइस करता है। वो क्या करेगा, चॉइस करेगा, अपनी कुछ वांट को सेटिस्फाई करेगा, और कुछ को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, जिससे उसको क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। और यही स्टडी को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स। क्लियर है बेटा, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था बेटा जी। ये जो स्टडी की जाती है, तो जब हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे जब एग्रीगेट लेवल पे की जाती है, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पूरा चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 मैंने आपको सिखाया। अब बेटा जी क्या होता है, ये हमने देखा कि हमारे जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड इन सप्लाई है। हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज है। तो हमको क्या करना चाहिए, उसका इफिशिएंट यूज करना चाहिए। बिगाड़ना चाहिए क्या इसका रिसोर्सेज को, ना जीना उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए सर। उसका वेस्टेज करना चाहिए क्या, नहीं, उसका बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। उसका बेस्ट वे पॉसिबल में हमको उसका प्रोडक्शन करना चाहिए। तो इसीलिए तो गवर्नमेंट की जरूरत है। यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक इफिशियंसी कब बढ़ती है, जब हम हमारे जो सारे रिसोर्सेस हैं, ऑल द रिसोर्सेस आर अलोकेटेड, जहां पे हम हमारे पूरे रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं, जिससे हर एक पर्सन को क्या हो रहा है, बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर वो अपने सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और वेस्ट हमारा कम हो रहा है, इनएफिशिएंसी हमारी
कम हो रही है। ठीक है, अलोकेटिव इफिशियंसी क्या बोलते हैं, जिसके अंदर हम यूटिलाइज करते हैं हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को इन अ बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल वे। ठीक है, अलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव होती है द लार्जेस्ट पॉसिबल आउटपुट ऑफ द गुड्स। जब अलोकेटिव एफिशिएंसी होगी तो हमारा लार्जेस्ट मतलब प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा जितना जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स एंड टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम लार्जेस्ट स्टॉक पॉसिबल प्रोडक्शन कर पाएंगे। हम क्या कर पाएंगे, लार्जेस्ट स्टॉक का प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, efficient allocation is available if allocation of available resources in an economy is assumed to take place only, मैंने आपको बताया था कौन से, हमारे मार्केट वाले चैप्टर के अंदर, उसमें हमने क्या बताया था, उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो एफिशिएंट एलोकेशन जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रकार के मार्केट में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हमने कहां पढ़ा था, हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था। परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि वहां पे एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है, वहीं पे हमारा क्या होता है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। बाकी के मार्केट के अंदर मतलब इनपरफेक्ट कंपटीशन में ये चीजें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट मेक रैशनल चॉइसेस एंड डिसीजन, बट इन रियलिटी मार्केट क्या होता है, कभी भी परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, और जब वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तो क्या होगा, मार्केट फेल हो जाएगा, वहां पे एलोकेटिव एफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि वहां पे इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, मोनोपोली होती है, और मोनोपोली के अंदर क्या करते हैं, हम ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट करते हैं, कम लेवल मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन नहीं करते। इनपरफेक्ट कंपटीशन में हम मिनिमम लेवल पे प्रोडक्शन नहीं करते, और इसके बदले क्योंकि मोनोपोली है तो हम ज्यादा उनसे प्राइस चार्ज करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, प्राइस हम मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन नहीं करें, हम ज्यादा कॉस्ट पे प्रोडक्शन करें तो ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे आपसे। तो यहाँ पे मार्केट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यहाँ पे जो मार्केट इसलिए भी फेल हो जाता है कि जो कलेक्टिवली पब्लिक गुड्स जो अवेलेबल होने चाहिए थे वो लोगों को अवेलेबल हो नहीं पाते। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट फेल टू प्रोवाइड राइट क्वांटिटी ऑफ मैरिड गुड, जितने मैरिड गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए था वो मैरिड गुड के प्रोडक्शन नहीं हो पाते। रिसोर्स का ओवर यूज होता है, एग्जॉस्ट यूज होता है सेल्फ इंटरेस्ट पर्पस के लिए। यहाँ पे एनवायरमेंट को क्या किया जाता है, पॉल्यूशन किया जाता है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ये आने वाले नेक्स्ट वाले यूनिट में हम पढ़ेंगे। फैक्टर इमोबिलिटी होने लगती है, इंफॉर्मेशन का पूरा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाता। क्यों, इट मे नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ वन पार्टी टू प्रोवाइड द फुल इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टी, इसलिए वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डिक्लेयर नहीं करता। इनइक्वालिटीज क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो बेटा जी ये क्या है, ये मार्केट के फेल्योर है। जब हमारा क्या होगा, एलोकेटिव फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो मार्केट हमारा फेल हो गया। ओके जी, तो मार्केट फेल होगा तो क्या होगा, मार्केट फेल होगा तो ये सब होता है। ओके, व्हाट इफ द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवेन, वही चीज यहाँ पे लिखी है, अलोकेशन हमारा यहाँ पे मिस एलोकेटेड होगा, सर्टेन गुड्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा और कुछ गुड्स का डीमेरिट गुड्स का बहुत ज्यादा ही प्रोडक्शन होगा। मतलब जो चीज का प्रोडक्शन होना चाहिए वो तो नहीं होगा, जिसका नहीं होना चाहिए उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन, मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो रे, अरे हम ये बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो जो मार्केट फेलियर के अंदर जो जो चीजें हमको नहीं मतलब खराब होते हुए देखिए, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से वही चीजें सुधर सकती है। सुधर सकती है मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से क्या होता है, गवर्नमेंट सुटेबल करेक्टिव एक्शन लेता है जिससे मार्केट को फेल होने से बचा लेता है। वो डिसाइड करता है कि कौन सी गुड्स का कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितने डैमेज मैरिड गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए और डीमेरिट गुड्स का कम से कम प्रोडक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस ऑन इज ओन और बाय एट अ प्राइस फ्रॉम द मार्केट। मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड, गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे बोलेगा कि अगर ये चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा कोई गल नहीं, मैं बैठा हूं ना, मैं प्रोडक्शन करके दूंगा। मतलब गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन में लग जाती है, दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस ओन बाय ओन और बाय एट अ प्राइस फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, मैरिड गुड्स, यहाँ पे मैरिड गुड्स का क्या होता है, विच आर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी बाय एंड लार्ज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। डीमेरिट गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एक्सटर्नलिटीज को गवर्नमेंट क्या करती है, जहां पे एक्सटर्नलिटीज इन्वॉल्व होती है वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, करेक्टिव मेजर्स लेती है। ये एक्सटर्नलिटीज के ऊपर यूनिट नंबर नेक्स्ट वाला जो यूनिट्स है उसके अंदर डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए इतना फोकस इस पे नहीं करते। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से
दिस इंटरवेंशन डू नॉट इम्प्लाई दैट द मार्केट इज रिप्लेस बाय द गवर्नमेंट एक्शन। मतलब कि क्या चाहते हो, मतलब कि तुम ये चाहते हो कि हम प्राइवेट सेक्टर को हटा दे और सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी रहने दे। बोले ना 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 रे, हम ये नहीं बोल रहे कि प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहा, मगर हम यहाँ पे ये भी बोलना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट का भी होना इतना ही जरूरी है। मतलब हम ये नहीं चाहते कि आप गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दो प्राइवेट सेक्टर से, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर हट जाओ गवर्नमेंट हट जाओ। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री यूज होना चाहिए रेदर देन द सब्स्टिट्यूट इन द इकोनॉमी। ठीक है। अलोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स, अब देखो ये आपने बोल तो दिया, लेकिन गवर्नमेंट करेगी कैसे? अरे अलोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करेगी गुड्स और सर्विस। अगर डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो प्राइस के ऊपर क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। जैसे पेट्रोल के प्राइस है, पेट्रोल के प्राइस कितने अभी हमारे जो जो हमारा वॉर हो रहा है यूएस है ईरान के बीच में, जिसके कारण पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में उसकी इंपैक्ट नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रोल के कारण इतनी प्राइस, वरना हमारी भी हालत पाकिस्तान जैसी हो सकती थी जहां प्राइस 400 ₹450 पर लीटर मिला, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी उतना ही है। ठीक है। तो पाकिस्तान नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया और जितनी कंट्री आप निकालो सब जगह पे 20, 30, 40, 50, 100% तक प्राइस राइज हुआ, लेकिन सिर्फ एक इंडिया है जिसके अंदर प्राइस राइज नहीं देखने को मिले, तो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के कंट्रोल के कारण। फिर आगे लिखा हुआ द गवर्नमेंट में डायरेक्ट रिसोर्स अलोकेशन थ्रू इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव। गवर्नमेंट कैसे करती है अलोकेशन, रिसोर्सेज को अलोकेशन कैसे करती है, कुछ इंसेंटिव देके या तो डिसइंसेंटिव। जिसका प्रोडक्शन बढ़ाना उसमें इंसेंटिव देगी, जिसका डीमेरिट करना हो प्रोडक्ट का उसके अंदर डिसइंसेंटिव देगी। गवर्नमेंट क्या देगी, टैक्स कंसेशन देगी, सब्सिडीज देगी जिसका प्रोडक्शन बढ़ाना हो, जिसके ऊपर अगर जिसका प्रोडक्शन कम करना हो उसके ऊपर टैक्स लेवी करती जाएगी, उसके ऊपर क्या करती जाएगी, टैक्स लेवी करती जाएगी। ओके। फिर यहाँ पे देखो गवर्नमेंट रेगुलेटरी एक्टिविटी सच एज लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट क्या करती है, एक्टिविटी के ऊपर रेगुलेट करती है। रेगुलेट कैसे करेगी, लाइसेंस, भाई ये चीज का प्रोडक्शन करना है लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके ऊपर कंट्रोल करेगी। मिनिमम वेजेस फिक्स करेगी, इतना तो वेजेस देना ही होगा। डायरेक्टिव ऑन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, भाई तुम यहाँ से शहर के अंदर सिटीज के अंदर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जाओ बाहर आउटस्कर्ट एरिया के अंदर वहां पे जाके प्रोडक्शन करो ताकि हमारे लोग यहाँ पे शांति से रह सके। इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, एलोकेटिव एफिशिएंसी करती है। गवर्नमेंट में अडॉप्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ अबो पॉसिबल रेमेडीज। ठीक है। तो बस हमको एक बार पढ़ जाना कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, एलोकेटिव एफिशिएंसी इन द रिसोर्स एलोकेशन रोल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी फोकस ऑन द पोटेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू इंप्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थ्रू एक्सपेंडिचर एंड टैक्स पॉलिसी। मतलब गवर्नमेंट का रोल क्या है, यहाँ पे हमारा इंप्रूवमेंट लाना इकोनॉमिक के परफॉर्मेंस में, कैसे, एक्सपेंडिचर टैक्स पॉलिसी के थ्रू। द नेशनल बजट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये नेशनल बजट के अंदर हम आने वाले टाइम पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स इकोनॉमिक फंक्शन पार्टली थ्रू द बजट। ये जो गवर्नमेंट है ये अपना फंक्शन कैसे करती है, पार्टली थ्रू द बजट। बजट के अंदर क्या डिटरमाइन करती है, हु एंड व्हाट विल बी टैक्स, हु एंड व्हाट विल बी टैक्स, किसको टैक्स किया जाएगा, हाउ मच रेवेन्यू का स्पेंड किया जाएगा, द प्रोसेस बाय विच द रिसोर्स टोटल रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी इज डिवाइडेड अमंग द वेरियस यूसेज। मतलब कि हमारे पास अगर 100 रुपए तो 100 रुपए को कैसे खर्च करने का ऑप्टिमम मिक्स निकाला जाएगा। लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, कौन कौन से एरिया के अंदर काम करके, रिसोर्स का रीअलोकेशन ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट यूज टू पब्लिक यूज। यहाँ पे क्या किया जाएगा, रीअलोकेशन प्राइवेट यूज से पब्लिक यूज का। तो बेटा जी ये क्या था, ये था हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां पे कैसे हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को अप्लाई करते हैं हमारे अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने में, ताकि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और वो कब होता है, जब हमारा एलोकेटिव एफिशिएंसी हो, जब हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो, वेस्टेज कम हो, और इसको गवर्नमेंट कैसे हमको मदद करती है इस सबको पूरा करने में। तो ये था हमारा एलोकेटिव एफिशिएंसी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अमीरों से लेते हैं और गरीबों को देते हैं। ऐसा क्यों किया कमाऊं मैं और उसको मिले उसको। अरे बेटा गवर्नमेंट ये चाहती है कि अमीर अमीर ना हो, गरीब गरीब ना हो, सारे लोगों को जीने का अधिकार है, सारे लोगों को बेसिक एमिनिटीज का अधिकार है। तो जिसके पास ज्यादा है उससे लो और जिसके पास नहीं है उसको दो, ताकि वो भी अपना जीवन निर्वाह, अपना लाइफस्टाइल बिता सके। ठीक है।
तो गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे क्या हो जाता है, गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल हो जाता है, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवेंशन करती है ताकि क्या हो, यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर सोशल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सोसाइटल ऑप्टिमल हो। तो सर ये कैसे होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से करती है, एक करती है एक्सपेंडिचर साइड, दूसरा करती है रेवेन्यू साइड। एक्सपेंडिचर साइड क्या होता है बेटा, एक्सपेंडिचर साइड का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे खर्चे करती है। तो सर वहां पे तो लोगों के पास पहले से, अरे बेवकूफ लोग, वहां पे गवर्नमेंट उन लोगों के पीछे खर्चा नहीं करेगी जो अपने आप अपना खर्चा उठा सकते हैं, उन लोगों के पीछे खर्चा करेगी जो डिजर्विंग है, जो लोगों को फूड नहीं मिल पा रहा, बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल पाए, हाउस होल्ड, हेल्थ, एजुकेशन, वो चीज नहीं मिल पाई, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा करेगी, डिजर्विंग पीपल के लिए खर्चा किया जाएगा। जबकि रेवेन्यू साइड में क्या करेगी सर, रेवेन्यू साइड के अंदर गवर्नमेंट इनकम बढ़ाएगी, गवर्नमेंट इनकम क्या बढ़ाएगी, सबसे टैक्स लेके, तो सबसे इक्वल टैक्स लिया जाएगा, नहीं सर, जो लोग इनकम ज्यादा कमाते हैं उनसे टैक्स ज्यादा, जो लोग इनकम कम कमाते हैं उनसे टैक्स कम। तो ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दो प्रकार से होगा, एक तो टैक्स की मदद से, कलेक्शन की मदद से, जिसके पास इनकम है उससे टैक्स कलेक्ट करो और जिसके पास नहीं है उसके ऊपर खर्चा करो, ठीक है। तो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर गवर्नमेंट का मेन रोल क्या होता है, उसका मेन रोल होता है कि सोशल वेलफेयर करना, वेलबींग के लिए काम करना, इक्विटी पहुंचाना सभी को समाज के अंदर, सिक्योरिटी देना, उनकी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करना, उनको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक पीपल का मेंटेन हो, ये गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ये गवर्नमेंट नहीं चाहते कि जो कमा रहा है उससे बहुत ज्यादा टैक्स लो और जो नहीं कमा रहा उसको मदद करो। लेकिन क्या होता है कि ठीक है ना भाई, अगर कोई व्यक्ति नहीं कमा रहा बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन, तो बीइंग और जो इनकम ज्यादा अर्न करा उनसे थोड़ा सा निकालो ताकि उनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको दो जिसको ज्यादा जरूरत हो, तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यही गवर्नमेंट का काम होता है, इसी को बोला जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। फ्यू एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, तो मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा देगी, फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की मदद से क्या करेगी, पब्लिक सर्विसेज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके, प्रोसीड फ्रॉम द प्रोग्रेसिव, जो भी होगा, जो भी पैसा रियलाइज होगा प्रोग्रेसिव से, उसका यूज किस करेगा, पब्लिक यूज के लिए, मतलब एसेंशियल फूड ग्रेन्स वगैरह परचेज करना, सब्सिडीज वगैरह देना जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट और क्या करती है, मिनिमम वेज रेट डिसाइड करती है, भाई सुन लो फैक्ट्री वालों, हर एक वर्कर को इतना तो मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, मतलब फार्मर ने अगर कोई चीज को प्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट बोलेगी सुन भाई तेरी कॉस्टिंग कितनी है, 100 रुपए, मैं तेरे को कॉस्टिंग के ऊपर 50% प्रॉफिट दूंगा, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पैसा दिया जाएगा, मतलब 150। अगर तेरे को 150 से ज्यादा मिल रहा है तो तू वहां पे बेच जहां पे तेरे को ज्यादा मिल रहा है, लेकिन अगर तेरे को 150 से नीचे मिल रहा है ना, तो मेरे पास आ और मैं तेरे को 150 रुपीज दूंगा। तो गवर्नमेंट क्या दे दी थी, फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दी थी, जिससे फार्मर को शांति हो जाती, हाश अब मेरा गुड्स मिनिमम 150 में तो बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है। जो भी लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको बेनिफिट पहुंचाना, जैसे अंडर प्रिविलेज, डिपेंडेंट, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ओल्डर सिटीजन हो, अनएम्प्लॉयड हो, उनको बेनिफिट पहुंचाना, जिससे क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। बिलो द पॉवर्टी लाइन वाली जितनी फैमिली है उनको मॉनेटरी एड वगैरह पहुंचाना इन काइंड्स वगैरह के अंदर। फिर यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्केल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या करना, रेगुलेशन करना मैन्युफैक्चरिंग एंड स्केल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। स्पेशल स्कीम चलाना बैकवर्ड रीजन के लिए एंड फॉर वनरेबल सेक्शंस के लिए। तो देखा, ये था हमारा क्या, ये था कि हम कैसे, हमारे टूल्स क्या है, मेथड क्या है, कैसे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो ये थे रीडिस्ट्रीब्यूशन की मेथड। अब इसके फायदे क्या होता है भाई, फायदे तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन करी है तो नो डाउट आपका एजुकेशन बढ़ेगा, हेल्थ केयर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट वालों को बेनिफिट मिलेगा, पेंशन मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स मतलब सोशल सिक्योरिटी में भी हेल्पफुल होगा, ये सब तो ठीक है। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है भाई, देखो आप कितना भी अच्छा काम करो, लोग तो आपके काम में भी क्या करते हैं, बुराई ढूंढ ही लेते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है ये सोच के कि चलो मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन करके किसी की लाइफ में सुधार किया हुआ है, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, नहीं 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 ये तो गलत बात है। बोले कैसे गलत बात है, बोले कमाऊं मैं, इतनी मेहनत करूं मैं, और सारा टैक्स 50%, 30, 40%, 50% तुम टैक्स लेके उन लोगों को देते हो, छी, तो मैं कमाऊं क्यों। मतलब क्या होगा, लोगों के अंदर नेगेटिव फीलिंग आएगी कि मैं कमाता हूं गवर्नमेंट ले जाती थी, मैं कमाता हूं गवर्नमेंट ले जाती, मैं कमाऊं गवर्नमेंट ले जाती, क्यों,
ऐसा क्यों? जा, मेरे को काम ही नहीं करना। लोग काम करना छोड़ देते हैं, लोग प्रोडक्शन करना छोड़ देते हैं, लोग इनकम अर्न करना छोड़ देते हैं, जिससे जीडीपी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जीडीपी कम होते ही क्या हो जाती है? गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए, क्योंकि पहले प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं है तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो टैक्स क्यों दूंगा? तो फिर बेटा क्या होगा? टैक्स नहीं दूंगा तो गवर्नमेंट का टैक्स नहीं आएगा, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं होगा तो गवर्नमेंट फिर दूसरों पे क्या स्पेंड करेगी? जा, मेरे को काम नहीं करा। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक मार्केट में नेगेटिव नेगेटिव चीजें फैलने पर लगती है, जिससे क्या होता है? जिससे क्या होता है? गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह कम हो जाता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का टैक्स कम होगा तो गवर्नमेंट स्पेंड कैसे करेगी? तो वेलफेयर नहीं हो पाता, वेलफेयर नहीं हो पाता। इस तरह से क्या होता है कि एक इफिशिएंसी एंड इक्विटी के बीच में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि मैं काम करूं कि नहीं करूं। करूंगा ज्यादा टैक्स लोगे, नहीं करूंगा तो कम टैक्स लोगे, लेकिन नहीं करूंगा तो गवर्नमेंट को तो नुकसान होगा, मेरे को भी गवर्नमेंट होगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ट्रेड ऑफ करना चाहिए। ट्रेड ऑफ मतलब इफिशिएंसी एंड इक्विटी के बीच में ट्रेड ऑफ, ऐसा प्रोडक्शन करना चाहिए, इतना प्रोडक्शन करना चाहिए कि लोगों को ऐसा भी नहीं लगे कि बहुत ज्यादा टैक्स जा रहा है, और साथ में सोशल वेलफेयर भी हो जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट को दोनों को बैलेंस करके रखना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बैलेंस करके चलना चाहिए, सोशल वेलफेयर एंड टैक्सेशन को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड रिग्रेसिव। बेटा जी प्रोग्रेसिव क्या होता है? जो हम इनकम के बढ़ने से जो टैक्स लेते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम क्या करते हैं? रिग्रेसिव के अंदर टैक्स रेट फिक्स होता है, आपकी कितने भी लेवल ऑफ इनकम हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे आ जाता है। बेटा जी ये हमने क्या किया? ये हमने किया सेकंड पॉइंट। जब पहला वाला था हमारा अलोकेशन, दूसरा था रीडिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन एकदम सिंपल है। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमको ना तो ज्यादा इन्फ्लेशन होने देना, ना ज्यादा डिफ्लेशन होने देना। इन्फ्लेशन से प्राइस राइज हो जाते हैं, और डिफ्लेशन से क्या होता है? प्राइस कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन कोई भी इकोनॉमी के लिए बहुत खराब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? हमको ऐसी चीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जब स्टेबिलिटी होती है तो आउटपुट आउटपुट का क्या होता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, स्पेंडिंग होगी, लेबर रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड होगा, इन्फ्लेशन लो एंड स्टेबल रहेगा। लेकिन स्टेबलाइजेशन के अंदर हम क्या होता है? रीजन फॉर इंटरवेंशन। यहाँ पे देखो, एक वस्तु समझो कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन फंक्शन ये किसके ऊपर फोकस किया जाता है? यहाँ पे फोकस किसके ऊपर किया जाता है? कि लोगों का फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ओवरऑल आउटपुट बढ़े, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन क्या हो? कंट्रोल में रहे, बैलेंस रहे, जनरल प्राइस लेवल रहे। यहाँ पे कंट्रोल नॉट टू हैव अ डेफिसिट, हम डेफिसिट को ज्यादा ना होने दे। डेफिसिट मतलब क्या होता है? जब हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, तब डेफिसिट होता है। फास्टर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये सब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं किसके अंदर? स्टेबलाइजेशन के अंदर। अब ये गवर्नमेंट इसमें क्या रोल करती है? तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन देखते हैं। देखो स्टेबलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि है ना भाई, देखो सुनो, सुनो मेरे भाई बहनों, ये जो है ना गवर्नमेंट बोल रही है कि सुनो, मैं जो हूं ना, मैं आपको लग रहा है कि मैं इंटरवेंशन कर रहा हूं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे मेरे अगर मैं ना होंगी तो क्या होगा? कि यहाँ पे बोला है कि मार्केट इकोनॉमी डज नॉट ऑटोमेटिकली जनरेट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। मतलब ये जो हमारे कैनेशियन भाई सब बोलते हैं कि देखो इकोनॉमी अपने आप ही स्टेबल नहीं चलती, इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक नहीं आता, प्राइस स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक नहीं आती, इसलिए गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट को मार्केट में उतरना पड़ेगा ताकि क्या हो? फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ताकि क्या हो? स्टेबिलिटी हो, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं हो सके। अगर गवर्नमेंट नहीं आएगा ना तो क्या हो जाएगा? या तो रिसेशन आ जाएगा, या तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। और उससे भी ज्यादा खराब पता है क्या होता है? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन भी आ जाए और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जाए। जब इन्फ्लेशन आ जाए तो पहले से ही प्राइस राइज हो रहे, और अनएम्प्लॉयमेंट में साला मैं तो कुछ कमा भी नहीं रहा हूँ, एक तो कमा नहीं रहा हूँ तो उसका दुख, पैसे नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि प्राइस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये तो सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाती है। तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट दोनों का सम टोटल करोगे, स्टैगफ्लेशन। दैट इज वेरी 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 वर्स्ट टू एनी इकोनॉमी। अच्छा, अगर यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे कभी कभी है ना, हम है ना रास्ते से जाते हैं, भेलपुरी खाते हैं, कभी कभी हम रास्ते से जा रहे थे, सीधा सीधा हमारा पूरा टेंशन था, मम्मी ने बोला था कि रास्ते पे ध्यान रखना, इधर उधर नजर मत मारना।
रास्ते से जा रहे थे, अब पीछे से कार वाला आके भाई साहब हमको ठोक के चला गया। अब मम्मी को तो ये लगता है यार नहीं तू ही ढंग से नहीं चला रहा होगा। अरे मम्मी मैं तो ढंग से चला रहा था, वो एक कार वाला आया, वो इसने ऐसे कट मारा कि मेरा बैलेंस बिगड़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी गलती कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों की गलती से हमको भुगतना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं कंटेंजेंट इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कंटेंजेंट इफेक्ट। कंटेंजेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कितनी बार है ना एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के को क्या करती है, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करती है, लेकिन दूसरी इकोनॉमी के अंदर क्या आ जाता है, रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया। अब वो भाई साहब क्या बोलते हैं, सुन भाई मैं तुमसे गुड्स लेता था माना, मैं तुमसे सर्विसेज लेता था माना, लेकिन हाल फिलहाल मेरी कंट्री के अंदर चल रहा है रिसेशन, अभी मेरी कंट्री के अंदर चल रहा है डिप्रेशन, मैं अभी तुझसे गुड्स नहीं ले सकता। हम बोलते हैं भाई साहब क्या कर रहे हो यार, मेरे यहाँ पे 1000 एम्प्लॉय मैं हायर करके बैठा हूँ तुम्हारे चक्कर में। बोले तुमने कितने भी किए हो, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे को पेमेंट करने के लिए कोई पैसा नहीं है, तो हाल हाल फिलहाल में तुम्हारे गुड्स और सर्विसेज नहीं ऑप्ट करूंगा। हम बोलते हैं अरे यार ये क्या किया तूने। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है बेटा जी, उस सिचुएशन के अंदर हमारे जो है ना वहां पे जो रिसेशन फैल रहा होता है, यहाँ पे भी हमारी कंट्री में आ जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को अब हम एम्प्लॉयड से अनएम्प्लॉयड करना पड़ेगा, लोगों को रोजगार से निकालना पड़ेगा, वो अनएम्प्लॉयड होंगे, उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, उनकी डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, देश के अंदर रिसेशन फैलना शुरू हो जाएगा। मतलब कंटीजेंट इफेक्ट क्या होता है, जब एक देश के ऊपर जो इम्पैक्ट आती है दूसरे देश पे भी वो इम्पैक्ट आने लगती है। इन शॉर्ट हम बोले तो हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी संग ले डूबेंगे। ठीक है, तो बेटा जी ये क्या था, ये था हमारा स्टेबलाइजेशन फंक्शन, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होता है, प्राइस स्टेबिलिटी के अंदर। और प्राइस स्टेबल नहीं हो तो फिर हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्टैगफ्लेशन, कंटीजेंट इफेक्ट, वो सब हो सकता है। अब ये स्टैगफ्लेशन को रोके कैसे, तो उसके कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उसके बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट के पास दो ब्रह्मास्त्र होते हैं, वैसे तो एक ब्रह्मास्त्र होता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास दो ब्रह्मास्त्र होते हैं, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन अप्लाई करता है, मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करता है आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन अप्लाई करता है, ये करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करती है बजट के अंदर। ठीक है, तो बेटा जी फिस्कल पॉलिसी थ्रू गवर्नमेंट किया जाता है। अब ड्यूरिंग रिसेशन क्या करेंगे, बेटा रिसेशन है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो खरीदेंगे कैसे, समझ रहे हो। उस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी लाती है। क्या लाती है, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी के तहत देश के अंदर क्या बढ़ता है, देश के अंदर पैसा, मनी का सप्लाई बढ़ता है। गवर्नमेंट एक्सपांशनरी पॉलिसी कैसे लाएगी, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, टैक्सेस लोगों से बोलेगी ना भी ना अभी नहीं चाहिए, अभी अपने पास रखो ना, स्पेंड करना देश में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट खुद का एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है और टैक्स वगैरह कम कर देती है, और दोनों का कॉम्बिनेशन लेती है। जबकि इन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पे लोगों के पास तो वैसे ही मनी है, मनी नहीं, पैसा ही पैसा बरस है। गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा ऐसी बात है, निकाल टैक्स निकाल, तो तेरे पैसा खाली कर। तो यहाँ पे ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है और उससे जितना भी एक्सपेंडिचर उसके अंदर कट डाउन कर देती है कि भाई इतना अब एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब आपको बस ये याद रखना है कि एक्सपांशनरी होता है ना, वो कब अप्लाई किया जाता है, जब रिसेशन हो। रिसेशन जब देश के अंदर मंदी हो तो एक्सपांशनरी आता है, और देश के अंदर तेजी हो, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन फैला हुआ है, तेजी है, तो फिर हम कॉन्ट्रेक्शनरी लेके आएंगे। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे जब बजट बनाया जाता है ना, ये फिस्कल पॉलिसी, बेसिकली फिस्कल पॉलिसी में तो हम बजट ही बनाते हैं। जब बजट बनाते हैं तो बजट दो प्रकार के होते हैं। देखो अब मैं आपको बजट के बारे में बता देता हूँ। बजट जो होता है ना बेटा जी, ये बजट हमारा होता है दो, एक होता है बैलेंस और दूसरा होता है अनबैलेंस। दूसरा क्या होता है, अनबैलेंस। बैलेंस बजट होता है ना, वो कैसा होता है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको, बैलेंस बजट, ये हमारा बजट, ये क्या है हमारा बजट। बजट कितने प्रकार का होता है, दो, एक होता है बैलेंस बजट, बैलेंस बजट, और दूसरा क्या होता है, अनबैलेंस। बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है, बैलेंस बजट के अंदर जहां पे रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंडिचर होंगे वो बैलेंस होता है। अनबैलेंस मतलब क्या होता है, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो होता है अनबैलेंस बजट। और ये होते हैं दो प्रकार के, पहला क्या होगा, डेफिसिट वाला बजट होगा, डेफिसिट वाला बजट होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा सरप्लस बजट, सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट के अंदर क्या होता है, हमारा एक्सपेंस इज मोर कंपेयर टू रेवेन्यू। सरप्लस बजट के अंदर एक्सपेंस कम होगा और रेवेन्यू ज्यादा होगा। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। ठीक है,
और ये हमारी क्या थी बेटा जी, ये फिस्कल पॉलिसी थी। फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारे दो इंस्ट्रूमेंट है, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी है तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और उसके अंदर क्या होगा, या तो डेफिसिट होगा बजट के अंदर, या तो सरप्लस होगा। नेक्स्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के थ्रू किया जाता है, जिसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह की हेल्प ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरप्शन किसके के ऊपर किया जाता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड प्राइसेस के ऊपर किया जाता है। इन शॉर्ट अगर कहे वो हम अगर आपको बोलें तो इफ देयर इज अ हाई इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंडिंग को कम करेगी। इन्फ्लेशन है तो पैसा क्यों मार्केट में भेजना, पैसा कम करो, लोगों से टैक्स ज्यादा लो, और या तो दोनों अप्लाई करो। और यहाँ पे इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत ज्यादा ही अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं, तब तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करना चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए, लोगों से टैक्स कम लेना चाहिए, और या तो ये दोनों के दोनों अप्लाई कर दो बोथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, स्टेबलाइजेशन। क्या ये चीज क्लियर है, सिंपल है, ओके। तो बेटा जी यहाँ पे हमने देखा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है। तो पहला हमने किसकी मदद से देखा, एडम स्मिथ, जो बोला नहीं नहीं गवर्नमेंट टूल कुछ नहीं करेगी, तो सिर्फ किसके ऊपर फोकस करेगी, तू फोकस करेगी सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस के ऊपर। जबकि फिर क्या हुआ, डिप्रेशन आया 1930, उसके बाद गवर्नमेंट की वैल्यू मालूम पड़ी, रिचर्ड बस गए, उसने बोला नहीं गवर्नमेंट के मेन रोल है, गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के तीन फंक्शन कौन से होते हैं, मेन होता है एलोकेटिव फंक्शन होता है, फिर उसके बाद प्राइस स्टेबलाइजेशन फंक्शन होता है, और तीसरा होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हमने क्या किया, ये तीनों पॉइंट हमने खत्म किए, ठीक है। अब देखो बेटा जी, अब देखो ये चैप्टर हमारा मोर और लेस 80% खत्म हो चुका है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी है। पहले हम इजी पॉइंट से बता दें, आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट के ऊपर हम फोकस करेंगे। पहला हमारा जीएसटी मतलब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, हाँ जी ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। ये हमारा जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स है तो ये कैसा है, रिग्रेसिव। ये क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स होता है, ठीक है, सबको समान लगता है। तो अब देखो बेटा जी, इसके अंदर कौन कौन से आपको चीज याद रखनी है। पहला ये आया कब था, 1 जुलाई को आया था। इसने सब्ज्यूम किया था, इसने बहुत सारे एक्ट जैसे एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, सेल टैक्स है, उसको हटा के सिर्फ एक ही टैक्स आ गया था यहाँ पे। बेसिकली हमने क्या किया था कि वन नेशन के अंदर यूनिटरी इन नेचर, मतलब वन नेशन वन टैक्स के पॉलिसी हमने अडॉप्ट की थी, ठीक है। जीएसटी सिस्टम रिप्लेस द प्रिवेलिंग प्रोडक्शन बेस। यहाँ पे जीएसटी के अंदर कैसा आता है, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस वन, मतलब जीएसटी के अंदर जहां पर कंजम्पशन हो रहा है उसके बेस पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, न कि प्रोडक्शन बेस पे। जीएसटी कौन सा होता है, कंजम्पशन बेस होता है। सी जीएसटी एंड एस जीएसटी, बेटा जी जब हम कैसा सेल करते हैं, जब हम इंट्रा सेल करते हैं, क्या करेंगे, इंट्रा सेल करेंगे, तो क्या आएगा, सी जीएसटी एस जीएसटी। और इसके अंदर सी जीएसटी हो या तो एस जीएसटी हो, दोनों के रेट क्या होते हैं, दोनों के रेट इक्वल होते हैं। रेट क्या होते हैं, दोनों के इक्वल होते हैं। इंटर स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी रेट्स आर इक्वल, ओके। आईजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी होता है हमारा इंटर स्टेट, क्या होता है, इंटर स्टेट सेल होगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, तो आईजीएसटी लगेगा। और दूसरा क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी हमारा आईजीएसटी लगता है। ये क्या होता है, इट इज अ सम किसका होता है, सम ऑफ बोथ, किसका सम होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, दोनों का सम होता है, ठीक है। इसका पूरा पैसा किसके पे जाता है, इसका पूरा पैसा जाता है यूनियन गवर्नमेंट के पास, और ये क्या करती है, सेपरेट अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इसके फिर क्या किया जाता है, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अमंग द स्टेट। Distribution between union and state after the settlement of input tax credit and verification of destination of goods and service, मतलब क्या किया जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा किसके बीच में, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान रखना होता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो भी है वो माइनस करने के बाद फिर क्या होगा, उसको क्रॉस चेक किया जाता है, ठीक है, आईजीएसटी कितना मिलना चाहिए, ओके। कंपनसेशन टू द स्टेट, अब ये बेटा जी क्या होता है, कंपनसेशन टू द स्टेट। बेटा जी बेसिकली क्या हुआ था कि जब सीजीएसटी आया था ना, तब उसके पहले प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स लगता था। प्रोडक्शन बेस्ड मतलब जिस स्टेट के अंदर प्रोडक्शन हो उसको टैक्स मिलता था। अब ये कंजम्पशन बेस्ड हो गया, तो जिस स्टेट के अंदर कंज्यूम होगा उसको टैक्स मिलेगा। वो बोलेगा कि ये तो गलत बात है, प्रोडक्शन पहले मेरे स्टेट में होता था तो मेरा टैक्स पोर्शन बहुत ज्यादा था, अब तुम कंजम्पशन लगाओगे तो कंजम्पशन प्रोडक्शन हुआ मेरे यहाँ पे, कंज्यूम हुआ दूसरी जगह पे, टैक्स का बेनिफिट वो ले जाएगा।
जा, ये नो चल पे। तो गवर्नमेंट बोले कि रुक जा भाई, तेरे को प्रॉब्लम क्या है वो बता। बोले मेरा टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है तो फिर मैं देश को, मेरा हमारे स्टेट को चलाऊंगा कैसे। गवर्नमेंट बोलती है रुक, अगर तेरे को लॉस हो रहा है तो मैं तेरे को क्या दूंगा, कंपनसेशन दूंगा। और वो कंपनसेशन कब तक दिया जाएगा, 5 साल तक दिया जाएगा। ये जो हमारा जीएसटी कब आया था, 2017 के बाद 5 साल तक हमने कंपनसेशन टैक्स दिया था। लेकिन क्या हुआ, 2000 बीच में आपको ध्यान होगा 2020 के अंदर हमारा कोरोना आया था, और कोरोना के कारण गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है चलो ना, तुम्हारा जो 5 साल का कंपनसेशन था ना, उसको मैं फर्दर 5 साल एक्सटेंड कर देता हूँ। क्या दे देता हूँ, फर्दर 5 साल एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा कंपनसेशन टू द स्टेट्स। यहाँ पे कंपनसेशन देना, सेंटर एक एक्स्ट्रा टैक्स, ये जो सेंटर है एक्स्ट्रा टैक्स लेवी करेगा, और वो टैक्स किसको दिया जाएगा, स्टेट को दिया जाएगा। शुरू में 5 साल तक दिया जाता था, अभी उसको एक्सटेंड नेक्स्ट 5 साल के लिए कर दिया। ठीक है, एक्सपेंडिचर डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा जी गवर्नमेंट कौन कौन से खर्चे करती है, गवर्नमेंट कौन कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से खर्चे होते हैं। तो गवर्नमेंट के खर्चे कौन से होते हैं, गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल की बात करें, तो सेंट्रल डिफेंस में खर्चा करेगी, फॉरेन अफेयर, फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज मैनेजमेंट, मनी, बैंकिंग, क्रॉस स्टेट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब के अंदर कौन खर्चा करती है, गवर्नमेंट। जबकि एक स्टेट का रोल क्या होता है, सब कुछ काम गवर्नमेंट थोड़ी करेगी, स्टेट गवर्नमेंट की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। स्टेट को किसको देखती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सोशल सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिसी प्रोटेक्शन, स्टेट रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन फोकस करती है, स्टेट करती है। और बेटा जी ईएमसी जो हमारी लोकल बॉडीज होती है वो किसके ऊपर फोकस करती है, वो वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लोकल रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फोकस करती है। और लास्ट होता है दोनों किसको करेंगे, दोनों आइटम किसके, मतलब सेंटर भी करेगी स्टेट भी करेगी। तो वो क्या था, वो सेंटर एंड स्टेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मतलब अगर आपकी जो सर्विसेज है 4th पार्ट में पड़ रही है तो आप वो खर्चा क्या करोगे, सेंटर स्टेट दोनों मिलके करोगे। ठीक है, तो बेटा जी ये कौन काम कितना करता है। अब आता है नेक्स्ट बोरोइंग। बोरोइंग क्या होता है, अरे पैसा लेना। बोरो कौन करेगा, बेटा जी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोरो करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बोरो करती है। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब बोरो करेगी तो इसके जो पावर्स है डिफाइंड है 292 293 के अंदर। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की बोरो चाहिए होगा तो वहां पे कितना कितना भी पैसा बोरो कर सकती है, नहीं जी, यहाँ पे जो भी लिमिट फिक्स की गई है ना पार्लियामेंट के अंदर, उतने से ज्यादा बोरो नहीं कर सकते। तो जो भी लिमिट फिक्स की गई है पार्लियामेंट में उससे ज्यादा बोरो मत करना। और बोरो करोगे तो कुछ तो सिक्योरिटी देना पड़ेगा, सामने वाला आपके काका जी थोड़ी बैठे हुए हैं, तो आपको सिक्योरिटी के तौर पे आप क्या दोगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के सामने ही आप दे सकते हो सिक्योरिटी, एंड गारंटी भी उसी के अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना दोगे, जो पार्लियामेंट के अंदर फिक्स किए, और इसकी सिक्योरिटी के लिए आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये एक फंड ऑफ इंडिया होता है, हम आने वाले चैप्टर में देखने वाले हैं, उसके सामने ही आप उसकी सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो सर क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोरो कर सकती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट बोरो नहीं कर सकती, नहीं जी, ऐसा किसने बोला। यहाँ पे बोथ सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, दोनों ही बोरो कर सकते हैं। और यहाँ पे जब स्टेट को बोरो करना होगा तो वो कहां से करेगी, विद इन, क्योंकि वो स्टेट है, इंडिया की अंदर वाले लोगों से ही बोरो कर सकती है, बाहर वालों से बोरो नहीं कर सकती। मतलब आउट ऑफ इंडिया नहीं जाने का भाई साहब, समझ गए क्या। सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यहाँ पे जैसे सेंटर के अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सेंटर वाला फंड था, वैसे स्टेट के पास भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, तो उसके ही उसको भी क्या देगी, वो एज अ बेस देगी सिक्योरिटी के अंदर। क्या सेंटर स्टेट से लोन सकती है, हाँ जी लोन तो ले सकती है, लेकिन देखो अगर आपने पहले किससे लोन लिए, अगर आपने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिए और अगर आप किसी और से अब लोन लेने जा रहे हो, पहले आपने किससे लोन ली होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट 1 पहले लोन लिया था सेंट्रल से, अब ये लोन किससे लेने जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट 2 से। तो पहले क्या होगा, प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी। प्रायर अप्रूवल किसकी चाहिए होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए होती है। प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल, सॉरी, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए होगी। ठीक है, बस ये था कि बोरिंग के अंदर क्या हम ऐसे बोरिंग कर सकते हैं, दोनों बोरो कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी। सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट फिक्स बाय द पार्लियामेंट है और जिसके अंदर गारंटी वगैरह भी आ चुकी है, और उसकी सिक्योरिटी के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर। स्टेट बोरो कर सकते हैं, हाँ जी स्टेट भी बोरो कर सकते हैं। वो कहां से बोरो करके, इंडिया के अंदर। दूसरा, सेंटर से पहले बोरो किया है तो अब किसी और से भी बोरो करोगे तो पहले सेंटर के अप्रूवल ले लो, बस खत्म। ठीक है, बोरो खत्म हुआ।
एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करना है वो हमने कर दिया, जीएसटी हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हमारा हाँ सेंटर, बस 10 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है और ये हमारा टॉपिक हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा खत्म। बेटा फुल फोकस सर, चैप्टर इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सेंटर स्टेट फाइनेंस, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस, इसके अंदर क्या आता है, फेडरलिज्म आता है। फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म ये डिसाइड करता है कि सेंटर तुम क्या काम करोगे और तुम क्या काम करोगे, स्टेट तुम क्या काम करोगे और सेंटर तुम क्या काम करोगे, वो कौन काम डिसाइड करता है, सेंट्रलिज्म। इट इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू अकोमोडेट टू सेट ऑफ गवर्नमेंट, ये एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है जिसमें दोनों गवर्नमेंट को एकोमोडेट किया जाता है, मतलब वन फॉर द नेशनल लेवल एट द रीजनल लेवल। ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनोमस इन इट्स ओन स्फीयर, मतलब अपने एरिया के अंदर उनको पूरी छूट है, ठीक है, लेकिन आप दूसरे के एरिया के अंदर कदम नहीं रखोगे। इंडिपेंडेंट एक जुडिशरी होती है जो सॉल्व करती है डिस्प्यूट इसके बीच में, सेंट्रल एंड स्टेट के जो भी इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पावर, उसको सॉल्व कौन करती है, उसको सॉल्व करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, ये जो फिस्कल फेडरलिज्म का कंसेप्ट किसने दिया हुआ था, रिचर्ड मसग्रेव ने दिया है। इसका कंसेप्ट किसने दिया हुआ है, रिचर्ड मसग्रेव। जिसने क्या बोला, यहाँ से बोला है कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ फंक्शन deals with the division of a government function and finance relation among the different level of government। ये क्या डील करता है, डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन एंड फाइनेंशियल रिलेशन अमोंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डील करता है। देखो अब है ना, एज पर मसगेव, ये मसगेव भाई साहब ने क्या बोला हुआ है, ये मसगेव भाई साहब ने बोला हुआ है कि देखो यहाँ पे वर्क का अलोकेशन होगा, कैसे, स्टेट एंड सेंटर के बीच में वर्क का अलोकेशन होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी वर्क अलोकेशन है वो कहाँ डिफाइंड है, यूनियन लिस्ट के अंदर डिफाइंड है। स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, स्टेट लिस्ट के अंदर डिफाइंड है। और दोनों को काम करने हैं उसके लिए क्या आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क कहाँ डिफाइन होंगे, सेंट्रल लिस्ट के अंदर। स्टेट के काम कहाँ डिफाइन होंगे, स्टेट लिस्ट के अंदर। और जो दोनों को मिलकर साथ में काम करना है उसके लिए कौन आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट आएगा। क्या आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट आएगा, ठीक है। हमारे कंट्री के अंदर टोटल कितने स्टेट्स है, 28। कितनी यूनियन टेरिटरी है, 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यूनियन लिस्ट के अंदर क्या होता है, जो भी हमको काम करने, जो पावर्स हैं, पावर हमारे 3 जगह हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ यूनियन के पास पावर, मतलब सेंटर के पास पावर है, वो आर्टिकल कौन सा आएगा, आर्टिकल आएगा 246, याद हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। स्टेट की जो पावर्स है वो ये स्टेट लिस्ट के अंदर है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पावर चलेंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों के पावर चलता है। और अगर दोनों के बीच में कोई भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आता है, इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लेजिस्लेशन इन कॉन्करेंट लिस्ट, जो भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो लॉ पास बाय द सेंटर विल प्रिवेल। ऑफ कोर्स सेंट्रल बड़ा है तो उसी की चलेगी, ठीक है। तो जो भी लॉ किसने पास किया होगा, सेंट्रल ने, उसका ही हमारा चलेगा पावर। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। अब बेटा जी ये जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू, इसके सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहां से आता है। अब सेंट्रल के पास कहां से पैसा आ रहा है, सेंट्रल के पास कहां से पैसा आ रहा है, स्टेट के पास से कहां से पैसा है। अब देख सेंट्रल के पास कहां से पैसा आया, तो देखो अलग अलग जगह से सेंटर के पास पैसा आ रहा है। देखो सेंटर के पास कहां कहां से पैसा आ रहा है वो देखते जाओ। एक तो टैक्स के फॉर्म में आ रहा है, हाँ जी, मगर एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी टैक्स आ रहा है वो आता है स्टेट के पास। और तो एक तो टैक्स का जो भी पैसा आता है सब सेंट्रल के पास जा रहा है। दूसरा कस्टम है, एक्सपोर्ट्स है, एक्साइज ड्यूटीज है, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल वैल्यू के ऊपर जो भी टैक्स वगैरह आ रहा है, टर्मिनल टैक्सेस है, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जीएसटी जो कौन सा, सेंट्रल का, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस अदर देन स्टैम्प ड्यूटी, ये सब कहां, ये किसके पास जाता है, ये जाता है यूनियन के पास। आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ इसमें से कौन सा टैक्स यूनियन के पास जाएगा या तो कौन सा यूनियन के पास नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो टैक्सेस होते हैं वो किसके पास जाता है, स्टेट के पास जाता है। तो स्टेट के पास कौन कौन से टैक्स आते हैं, एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर लगने वाले टैक्स, लैंड है, बिल्डिंग, मिनरल राइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल, टोल्स, प्रोफेशनल, कलेक्ट रैंड रेवेन्यू, इंपोर्ट, एक्साइज ड्यूटीज, ये सब कहां पे जाते हैं, ये सब जाते हैं स्टेट के पास जाता है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन, अब क्या होता है, जो भी यूनियन की प्रॉपर्टी है उस पे स्टेट टैक्स नहीं लेगा
और जो भी स्टेट की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर यूनियन टैक्स नहीं लेगा। वो बोलते हैं कि भाई मैं भी गवर्नमेंट, तू भी गवर्नमेंट, तो मैं अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी होगा तो उस पे स्टेट तू कलेक्ट टैक्स मत करना, और स्टेट की कोई प्रॉपर्टी होगा तो उस पे यूनियन टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा। बोले तो हम दोनों भाई भाई, चोर चोर मुझसे भाई, हम दोनों एक दूसरे से टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है जी। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या, टैक्स को लेके, ये हो गया हमारा टैक्स कि हमारा सोर्स ऑफ टैक्स कहां से आता है। ओके जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, मोक्ष का फोन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब बेटा जी ये क्या है, देखो यहाँ पे हमने देखा कि कौन सा कौन टैक्स कौन ले जाता है, कौन सा टैक्स किसको मिलता है। अब ये खाता है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बीच में कैसे डिसाइड होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है, मैंने आपको क्या बताया, कि जरूरी नहीं कि सबके सब टैक्स का एकदम फिक्स डिफाइंड हो। कुछ चीजें होती है जहां पे कंफ्यूजन होता है कि ये पैसा किसका हो, ये पैसा किसका, सेंट्रल कौन लेगा कि इसको कौन लेगा, स्टेट लेगा। तो वहां पे क्या करेंगे, तो देखो वहां पे बेटा जी क्या होता है वो देखते हैं, सुनो। The significant element of fiscal federalism is intergovernment transfer and revenue sharing to fulfill diverse national objectives. यहाँ पे बेटा जी फिजिकल फेडरलिज्म बीच में आएगा। हमने देखा था फिजिकल फेडरलिज्म वो डिसाइड करता है कि इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर एंड गवर्नमेंट शेयरिंग किस तरह से होगा। तो देखो, सिंस द स्टेट हैव कंपेरेटिवली लेस सोर्स ऑफ इनकम, वो बोलता है कि यार मेरे पास, मैं छोटा सा स्टेट हूँ, मेरे पास टैक्स नहीं आता, तो देयर रेवेन्यू मे नॉट बी सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर एंड रिस्पांसिबिलिटी। बोले सुन सुन फिस्कल फेडरलिज्म, मैं छोटा देश हूँ, अभी छोटा सा स्टेट हूँ, अभी पहले जब जीएसटी होता था, जीएसटी के पहले तो मैं प्रोडक्शन बेस में मेरे पास बहुत सारा रेवेन्यू आता था, वैट से, सर्विस टैक्स से, एक्साइज से, लेकिन अब जीएसटी के कारण क्या हो गया है, जीएसटी के कारण मेरा टैक्स कम हो चुका है, और टैक्स कम हो चुका है तो मेरा रेवेन्यू कम आ रहा है, रेवेन्यू कम आ रहा है, मैं स्टेट को कैसे फंक्शन करूं। तो वो बोलता बात तो तुम सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे आप बात तो क्या कर रहे हो, सही बोल रहे हो। एक बार रुको, तो देखो यहाँ पे फेडरल मैकेनिज्म, फेडरल फिजिकल फेडरलिज्म ने क्या बोला, बात तो तुम एकदम सही बोल रहे हो। तो बोले एक काम करते हैं, देयर इज अ सब्सटेंशियल डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट ऑन द यूनियन फॉर सिक्योरिंग नेसेसरी रेवेन्यू। तो यहाँ पे किसको किसको डिपेंड होना पड़ता है, स्टेट को यूनियन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है फॉर द रेवेन्यू। तो यहाँ पे आर्टिकल 268 टू 281 कंस्टिट्यूट अ कंटेन स्पेसिफिक प्रोविजन विद रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमॉन्ग द स्टेट, कि कैसे एक यूनियन एक स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करेगा फाइनेंस को। तो बेटा जी यहाँ पे अलग अलग हमारे आर्टिकल्स है, आपको याद हो तो अच्छी याद बात है, नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो अगर बाई चांस इसमें से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है। अब जैसे आर्टिकल 268 है, आर्टिकल 268 क्या बोलता है, आर्टिकल 268 बोलता है कि भाई देख, यूनियन ने ना एक टैक्स लेवी किया, यूनियन ने क्या किया, टैक्स लेवी किया, लेकिन उसको क्या बोल दिया कि देख यूनियन सुन, सेंट्रल बोल रहा है, सेंट्रल यूनियन को क्या बोल रहा है कि स्टेट सुन, लेवी मैं करूंगा, लेवी मतलब मैंने टैक्स इंपोज, मैंने टैक्स बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई ये टैक्स होगा, लेकिन कलेक्टेड और उसका यूज कौन करेगा, तू करेगा। मतलब वो बोलता है, सेंटर बोलता है कि स्टेट छोटू सुन ले, छोटू मतलब स्टेट सुन ले, तू अभी छोटा है तो तेको नहीं आएगा टैक्स कैसे लगाना है, तो मैं तेको लेवी करके रख दूंगा कि भाई आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब पब्लिक को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन लोग जब टैक्स पे करेंगे तो तुमको खड़े रहने का कलेक्शन के लिए, तो मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा लेकिन काम तो तुमको करना पड़ेगा। सेक्शन आर्टिकल 269 के अंदर क्या बोलता है, टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट। वो यूनियन बोलता है कि देख कोई गल नहीं, टैक्स लेवी भी मैं करूंगा, कलेक्ट भी मैं करूंगा, लेकिन मैं उठा के किसको दे दूंगा, तुझको दे दूंगा, तो असाइन टू द स्टेट। आर्टिकल 270 क्या बोलता है, टैक्स कलेक्टेड बाय द यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। वो बोलता है देख कलेक्शन मैं कर लूंगा, लेवी भी करूंगा, कलेक्ट भी करूंगा, लेकिन मेरे को भी तो पैसे की जरूरत है और तेरे को भी पैसे की जरूरत है, तो हम आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। आप चीज को समझ रहे हो ना, पहले वाले में लेवी किया यूनियन ने लेकिन मिल गया स्टेट को, दूसरे वाले ने लेवी भी किया, कलेक्ट भी किया सेंट्रल ने, मतलब मिला किसको, स्टेट को, तीसरे वाले में लेवी किया सेंट्रल ने लेकिन मिला दोनों को। फिर चौथा है सरचार्ज के लिए बोलता है कि यहाँ पे सरचार्ज वगैरह लगाया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ द यूनियन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ यूनियन के ऊपर। स्टेचुटरी ग्रांट्स दी जाएगी इन एड फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स
कंपल्सरी नेचर, मतलब क्या होगा, यूनियन स्टेट को कंपल्सरी ग्रांट्स देगा, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला आता है ग्रांट्स दिया जाएगा यूनियन टू द स्टेट, बट वो क्या होगी, डिस्क्रिशनरी होगी। एंड लास्ट आता है लोन फॉर पब्लिक पर्पस, लोन फॉर एनी पब्लिक पर्पस, यूनियन एक स्टेट को लोन भी दे सकता है अंडर द आर्टिकल 293, ठीक है जी। चलो बस ये लास्ट टॉपिक है, अभी 5 मिनट के अंदर हमारा ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। बस पूरा फोकस इधर रखना, बस फटाफट, इजी है। यहाँ पे देखो फाइनेंस कमीशन क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, टू इनेबल द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट, मतलब क्या कि सेंटर से पैसा किसके पास जा सके, स्टेट के पास जा सके। और यूनिक फीचर रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूट एक्ट आर्टिकल 280 के अंदर, विच प्रोवाइड क्या करता है कि फाइनेंस कमीशन को एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफर ऑफ पेमेंट करती है सेंटर से स्टेट के अंदर। बेटा जी इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये जो फाइनेंस फंक्शन है ये क्या करता है, आई विल डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स कलेक्टेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, मतलब क्या करता है, ये स्टेट से जो भी टोटल टैक्स कलेक्ट किया है वो सेंटर से लेके अलग अलग स्टेट को क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है पेमेंट, ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन। पैसे किससे लेगा, सेंटर से, मतलब जो भी इनकम जो सेंटर के पास गई है, जो सेंटर स्टेट दोनों की है, उससे पैसा लेगा, किससे, सेंटर से पैसा लेकर किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, स्टेट को करेगा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो फाइनेंस फंक्शन पैसे किसे लेगा, मतलब जो भी दोनों ने मिलके कमाया, दोनों ने मतलब सेंटर स्टेट ने दोनों ने मिलके जो पैसा कमाया है, लेकिन पैसा पड़ा किसके पास है, सेंटर के पास, उसको कौन ले लेगा, फाइनेंस। फिर वो डिसाइड करेगा भाई तेको कितना मिलना चाहिए, तेको मिलना चाहिए 59%, वो तू रख, बाकी कितना है 41% वो मुझको दे, और वो 41% को क्या करा जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को अलोकेट किया जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो it is responsible for evaluating the state of finance of the union and state government, मतलब कि कितना फाइनेंस यूनियन का है और स्टेट का है। रेकमेंडेड करता है शेयरिंग ऑफ टैक्स बिटवीन देम, कि कितना उनके बीच में शेयरिंग होना चाहिए, रेकमेंडेड किया जाता है। लेइंग डाउन द प्रिंसिपल एंड डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, बेटा जी ये इसका कंप्यूटेशन ऑफ नेट डिविजिबल पूल। अब है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो सिंपल होता है, ये भाई साहब जी कैलकुलेटर लेके बैठे होते हैं, क्या लेके बैठे होते हैं, कैलकुलेटर लेके बैठते हैं और बोलते हैं कि भाई टोटल बता, टोटल यूनियन बता, तेरे पास टोटल कितना टैक्स आया हुआ है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन कितना है, तो बोलता है कि भाई साहब जी हमारे पास टोटल 1040 रुपए का कलेक्शन हुआ है। बोले अच्छा ठीक है, उसमें से ये बता सेस सरचार्ज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, वो तो यूनियन तेरा है, उसमें से तेरा पैसा, मैं तेरे हक का पैसा नहीं मानूंगा, तो तेरे हक का पैसा कितना है, बोले 40, तो बचा कितना, 1000। इसको बोलते हैं नेट डिविजिबल पूल। क्या बोलेंगे, नेट डिविजिबल पूल, मतलब कि पहले हम ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन लेंगे, उसमें से जो यूनियन का जो प्योर यूनियन का होता है सेस सरचार्ज एंड नॉन टैक्स, वो यूनियन का होता है, वो हम कंसिडर नहीं करते, मतलब उसको माइनस कर देते हैं। और जो नेट डिविजिबल पूल आता है उसमें से इनकम का क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जब ये अलोकेशन किया जाता है, अलोकेशन किया जाता है किसके बीच में, सेंटर के बीच में एंड स्टेट के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं कि सेंटर स्टेट के बीच में अलोकेशन हो तो उसको बोलेंगे वर्टिकल इक्विटी, वर्टिकल डिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, वर्टिकल इक्विटी एंड वर्टिकल डिवॉल्यूशन। किसके बीच में हुआ, सेंटर एंड स्टेट के बीच में। लेकिन बेटा जी जब ये सेंटर और स्टेट में कर दिया, सेंटर तो एक ही है तो उसको तो पूरा 590 मिल गया 59% के हिसाब से, लेकिन जो स्टेट को जो 41 मिले, अब स्टेट कितने होते हैं, 28 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी। अब ये पैसा किसके बीच में जाएगा, ये पैसा जाएगा अलग अलग स्टेट के पास। तो अब ये जब अलग अलग स्टेट के पास जाता है, तो ये स्टेट वन को बोले कि स्टेट वन तेको 2 मिलेगा, तेको 55 मिलेगा, तेको 19 मिलेगा, तेको 89 मिलेगा, तेको 4 मिलेगा, मतलब अलग अलग स्टेट को डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विटी या तो हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी या तो हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन। मतलब जब सेंटर जब हम जो टोटल पैसा है सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो होता है वर्टिकल इक्विटी, वर्टिकल डिवॉल्यूशन। और जब स्टेट से पैसा अलग अलग स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल इक्विटी या तो हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन। समझ गए।
तो देखो वापस से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप फोटो से समझ जाओगे, जब क्या होगा, पैसा सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि भाई स्टेट को जाएगा 41, बाकी का 59 किसको जाएगा, सेंटर को। तो इसको, ये चीज को क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल। लेकिन 41 से ये अलग अलग स्टेट में कितना जाएगा, तो वो जाता है हमारे वर्टिकल के अंदर। ठीक है जी। यहाँ पे बेटा जी ये जो है वर्टिकल इक्विटी, हॉरिजॉन्टल इक्विटी का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसका काम क्या होता है, इसका बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी डिसाइड करता है। ये क्वांटम ऑफ कितनी ग्रांट मिलनी चाहिए एक स्टेट्स को, वो डिसाइड करता है। ये रिकमेंडेशन देता है कि कंसोलिडेटेड फंड में से कितना रिसोर्सेस यूज होना चाहिए पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देना, एनी अदर मैटर रिफर टू इन कमीशन बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे और अदर मैटर प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, तो बेटा जी इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ मेरा यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको आया होगा मजा। फटाफट कमेंट्स में बताना कैसा लगा ये चैप्टर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।